नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सरकारी स्कूल में 21 से 23 जनवरी के बीच में जो आपका प्रैक्टिकल की एग्जाम होने वाला है साइंस और सोशल साइंस का, उस प्रैक्टिकल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों से मौखिक पूछे जाने वाला है वो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम आपको साइंस का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बिहार के अधिकतर ऐसे स्कूल में मौखिक लिखित दोनों परीक्षा लिया जाता है और सबसे ज्यादा स्कूलों में ना क्या होता है ना, केवल मौखिक परीक्षा लेकर छोड़ दिया जाता है, आपको नंबर दे दिया जाता है। देखो मौखिक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एक एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी आधार पर नंबर दिया जाता है। मतलब कि लगभग आप मिला जुला कर चलो तो 5-6 क्वेश्चन आप लोगों से एक व्यक्ति से पूछा जाता है और जो क्वेश्चन हर साल दोस्तों रिपीट करके पूछता है ना, वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना। पूरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। हमसे भी दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया था, हमसे उस समय न 4 को क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय दोस्तों मैं चारों का आंसर दिया था और वो क्वेश्चन इसमें भी मौजूद है। तो अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूं, इसको आप लोग देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल साइंस का भी आपको हम तैयारी करा देंगे कि सोशल साइंस में क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना, मौखिक में। चलिए तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखो, ज्यादातर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे कि जो भी सूत्र वगैरह होता है वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सूत्र का हम श्रेणी भी आपको देंगे, एक सूत्र का स्पेशल से मैं आपको वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, वो भी देख लेना। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, खरिया जिसको चौक बोला जाता है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खरिया का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। ऑलरेडी दोस्तों देखो ये अलग से थोड़ा आ चुका है, हमारे टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, बट कोई बात नहीं है। CaCO3 याद रखना आप लोग, क्या होता है? CaCO3 होता है। बट दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे मतलब गलती हो गया टाइपिंग में, ठीक है ना, ये याद रखना CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण को हम लोग दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCO2, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। अगर लाल से नीला कर रहा है तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा। तो क्षारीय पीएच मान 12 भी है और 11 भी है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर में, क्योंकि डी नंबर में कहा है कि क भी आंसर हो सकता है, ख भी हो सकता है। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि क और ख यानी कि 12 और 11 जो है ना वो आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान को दर्शाएगा, इसलिए आपका आंसर डी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। ये हमारा चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, केमिस्ट्री से हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। एक धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र और एक अभी मैंने आपको बताया चूना जल का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है? तो इसका प्रचलित नाम यानी कि ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों आपका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल दोस्तों जल में घुलकर H+ आयन देता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना जल का जब सूत्र होता है CaOH के होल ट्वाइस, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर दोस्तों डस्ट का आपका डी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छे से आप लोगों का प्रैक्टिस करा दे और तैयारी करा दे। प्रैक्टिकल में आपको 20 में 20 नंबर हर हालत में दोस्तों लाना है, कैसे भी करके लाना है, तो कैसे भी करके लाना है हर हालत में, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है दोस्तों? तो नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? दही जो हम लोग खाते हैं तो दही में लैक्टिक अम्ल रहता है, ऑप्शन नंबर आपका
दही में लैक्टिक अम्ल रहता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है? लौंग दोस्तों चूंकि गंध देता है इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो गंधीय सूचक कहते हैं। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के निम्नलिखित यौगिकों में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है आप लोगों से प्रैक्टिकल के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है। अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है? यानी कि अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा ही ना होता है दोस्तों, तो बिल्कुल खट्टा पट्टी की लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो जो क्षार होता है वो स्वाद में क्या होता है? तो कड़वा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, कड़वा होता है। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रैक्टिकल का मौखिक परीक्षा में, ठीक है ना। लिखित में क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब कि भोजन को पचाने के लिए अम्ल की जरूरत होती है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, जो बैटरी वाला अम्ल होता है वो क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांद्र H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और यही दोस्तों आपका बैटरी का अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा को हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं, धोबिया सोडा भी बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये दोस्तों धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। ओके चलिए अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कॉली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया। कॉली चूना का देखिए कॉली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा CaO, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो होता है ना वो जल में वो आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है, इसलिए दोस्तों वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित यानी कि साधारण नाम क्या होता है? तो ये तो जो आपका सूत्र है ये क्या है? तो ये दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक छोड़कर रासायनिक सूत्र होता है और इसका नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका नाम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया, लेकिन इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आप लोगों से पूछा गया, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। तो बुझा हुआ चूना आपका ये वाला होता है CaOH के होल ट्वाइस, यही होता है और इसी को हम लोग चूना जल भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिस यौगिक का, वो यौगिक यही होता है। तो आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में पूछा जाता है दीवारों को पेंट करने के लिए, दीवारों को पोताई करने के लिए, दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसी का उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका सूत्र पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताओ, तो ये सब आपको बताना होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध का pH मान 6 है, दूध से दही में परिवर्तन होने पर उसका pH मान में क्या परिवर्तन होता है? देखिए जब दूध का pH मान 6 होता है तो वो दही में बदल जाता है और दही चूंकि अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और अम्ल के विलयन का pH मान कम होता है ना, तो 6 से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? जो ऑक्सैलिक दोस्तों अम्ल होता है ना वो किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, तो ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम का pH मान होता है,
तो मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5, याद रखना। खून का भी पीएच मान पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसके विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? लो जी देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, जो कि ऑलरेडी आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में मौखिक में पूछे जाते हैं। तो दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टवाल्स। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पत्ति होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन मौखिक में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो ये आप लोग ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी से 4-5 पूछा जाता है, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 5, किसी से 6, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों हीरा होता है ना, हीरा सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो ये हमारा सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब हो जाता है। सोना भी होगा, प्लेटिनम भी होगा, चांदी भी होगा। और मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ 100% मैं आपको वही सब क्वेश्चन बता रहा हूँ ना जो ऑलरेडी पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी में से सब आपसे पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। तो अधातु मतलब कि ब्रोमीन हो जाएगा। और कहीं संकेत भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बीआर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील माने तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त ना ये आपका होगा, ये हमारा ज्यादा होता है। इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा कॉपर का होगा। सेकंड नंबर पर इस ऑप्शन में पारा होगा, यानी कि मरकरी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा इस ऑप्शन में चारों में से कॉपर का ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सबसे ज्यादा अभी तक आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाने वाला एक ये है और एक ये है। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, तो 7 बताइएगा। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय का पीएच, अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अम्लीय का पीएच मान। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है क्षारकीय का पीएच मान, क्षारकीय का पीएच मान पूछा जाता है। तो अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है? कम होता है। और क्षारकीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। एक बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 नंबर और प्लस ये 2 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाला यही है प्रैक्टिकल के मौखिक परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक का होता है जो निम्नलिखित में से कहां से निकाला जाता है? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अगर नीले से लाल करेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अगर लाल से नीला करेगा वो क्षारीय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, N2 अणु में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 3 को होता है। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो N2 अणु होता है ना, N2, इसमें क्या होता है ना, N के बीच में ट्रिपल बंधन होता है। कहो तो ट्रिपल बंधन, यानी कि 3 को बंधन पाया जाता है, तो बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारे अयस्क, जो पारा होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? तो सीने बार का अयस्क होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के एक अयस्क का नाम बताइए। एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम आपको बताना है। तो एल्युमिनियम के एक अयस्क का नाम क्या हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा। देखो ऑप्शन में दिया है ए नंबर में बॉक्साइड। ऑप्शन में ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क होता है। तो क्रायोलाइट भी दोस्तों एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। इसका भी आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFe
Fe2, ये कॉपर पाइराइड्स का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र। दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्काइल, ये सबका सूत्र आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CnH2n +2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र। एल्काइन पूछा गया तो क्या दीजिएगा? तो माइनस में आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब देगा, CnH2n-2, ये आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन कार्बन में परमाणुओं के बीच कितने बंधन होता है? एल्केन, तो दोस्तों एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे ही कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड बने। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, एकल बंधन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन किसका उदाहरण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। मीथेन मतलब क्या होता है? मीथेन मतलब होता है दोस्तों CH4, और CH4 जो होता है ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि CH4 में सिंगल बॉन्ड बनता है इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। बी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले दोस्तों प्रयोगशाला में यूरिया नामक यौगिक का ही निर्माण हुआ था दोस्तों, और उसका निर्माण किसने किया था? तो होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तो एल्केन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत अधिकतर ज्यादा बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, C6H12O6। और इसी के साथ दोस्तों आपको चीनी का भी याद रखना है, चीनी का भी आप लोगों से पूछा जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद है आप सबको? चीनी मतलब कि C12H22O11। ये दोस्तों हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का यूपीए नाम क्या होता है? मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो CNG का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। CNG का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों LPG सिलेंडर का उपयोग होता है, बायोगैस, कोयला, ये सब का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल, इजी सर्फ सब बनाए जाते हैं। तो डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, लोहा की परमाणु संख्या, तो लोहा की परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है? लोहा मतलब कि आयरन, और इसका संकेत होता है Fe, और इसका परमाणु संख्या होता है 26। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम का संकेत K होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक का परमाणु संख्या, जिंक मतलब कि Zn होता है, और इसका परमाणु संख्या होता है 30। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको दोस्तों याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूलैंड्स का औसत नियम होता है, डोबरहाइडन का त्रिक नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं उनके, तो परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी देखो, मेडलिव का आवर्त सारणी हो या फिर दोस्तों मेडलिव का आवर्त सारणी हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी हो, दोनों में आवर्तों की संख्या सेम होती है, लेकिन वर्गों की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपका बता देना है आप लोगों को 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 18 होता है, ये आधुनिक में, लेकिन अगर मेडलिव कहेगा तो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडलिव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 8 गो होता है। ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, तो उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों? तो कुंडली में धन और चिन्ह का ऋण नहीं होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का स्थायी मात्रक आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, तो प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है?
तो एमीटर से परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति यानी कि आपको पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर का सही मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट तुल्य बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और सोशल साइंस का भी आपको प्रैक्टिकल के मौखिक परीक्षा के लिए आपको तैयारी हम करा देंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोग ना पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का सही मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो एफ बराबर दोस्तों एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि r का मान कितना है दोस्तों 1 मीटर है। तो मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100 ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर आपका किसका मान हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। तो आपको फोकस दूरी बताना है तो f बराबर कितना होता है, f बराबर r/2 होता है। r का मान 100 रख दो, बाटा में 2 कट जाएगा 50 बार में, तो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, क्योंकि f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 यानी कि f का मान आधा ही ना होता है त्रिज्या का, तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में, यानी कि साइड मिरर के रूप में दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस नहीं बल्कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर विचलित होती है, अभिलंब के साथ या फिर विलंब की ओर विचलित होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अभिलंब की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा होता है, दृष्टिपटल होता है। हालांकि दोस्तों कभी कभी दृष्टिपटल नहीं बल्कि रेटिना लिख देता है, तो रेटिना भी सही होगा क्योंकि रेटिना का ही हिंदी नाम होता है दृष्टिपटल। रेटिना तो ये आपका दोस्तों इंग्लिश नाम होता है, तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान से देखना यहाँ पर बहुत हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु यानी कि स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, अनंत यानी कि डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अनंत को यानी कि इनफाइनाइट को ऐसा भी हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना क्या होता है, तो समंजन होता है। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो निकट को नहीं देख पाएगा तो दूर को देखेगा, तो पक्का दूरदृष्टि दोष उसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसमें निकट दृष्टि दोष पैदा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का दोस्तों उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो ये उत्तल लेंस का होता है। आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पर आवर्धन लिख लीजिएगा, टाइपिंग में प्रिंट हुआ है आवर्धन, है ना। तो किसी लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब कि मात्रक विहीन हो जाएगा, क्योंकि लेंस के आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं है। और जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है उसको मात्रक विहीन कहते हैं। मात्रक विहीन का मतलब होता है यूनिटलेस, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है ना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता, तो P बराबर होता है 1/f
यानी कि 1/50 दिया है, डाइप्टर सेमी में दिया है तो इसको डाइप्टर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 50 से 100 2 बार में, तो 2D मिल जाएगा, वो भी प्लस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका लेंस कौन सा है? उत्तल है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में ही होगा, तो यहाँ पर आपका प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अगर लेंस अवतल रहता तो माइनस होता। कांच की अवतल लेंस की आयु में शक्ति होती है, तो अवतल लेंस का शक्ति कहो, शक्ति मतलब कि क्षमता, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जब माइनस में होती है तो क्षमता यानी कि शक्ति भी तो माइनस में ही होगा ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा कितना है? 0.03%, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है, बाकी सब आवश्यक होता है, डी नंबर आंसर मिल जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो प्राणी संभोजी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं होता है? देखिए, मनुष्य का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, और साथ में दोस्तों आपका फेफड़ा होता है, यकृत यानी कि लीवर भी होता है, लेकिन अग्नाशय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो हमारा पेशाब होता है उसका पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? सॉरी, यूरिया जो होता है वो आपके खून में कहाँ से प्रवेश करता है? तो लीवर के माध्यम से, लीवर मतलब कि यकृत के माध्यम से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होने और इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन क्या है? तो ये नर्लिंग हार्मोन होता है, नर्लिंग यानी कि पुरुष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर रोग पनपता है, तो ग्वाइटर जो होता है ना वो नमक की कमी के कारण होता है, नमक की कमी मतलब कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो दोस्तों केंचुआ को हम लोग उभयलिंगी जंतु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसमें अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है किसमें अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराकोष में पाया जाता है, तो पराकोष में परागकण पाया जाता है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर इगमक और मादा इगमक संलयन को कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा निषेचन। अगला क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव का उदाहरण, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण आपका हाइड्रा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। हाइड्रा भी हो जाएगा, केचुआ भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो देखिए आपका डी नंबर हो जाएगा। मछली को हम लोग उभयलिंगी जंतु नहीं बोल सकते हैं, बाकी हाइड्रा, कृमि, केचुआ ये सब के सब उभयलिंगी जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल में प्रजनन अंग है तो होता है, तो पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जुड़ा होता है? पुरुष पूछा है दोस्तों, तो पुरुष में क्या होता है? X × Y होता है, XY होता है, XY बी नंबर होगा। अगर महिला कहेगा तो आप लोग XX बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 23 होता है, और लिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम की संख्या 22 होता है, और लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? उसकी जोड़ियों की संख्या तो 23 होती है। अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है समजात अंगों के उदाहरण क्या होता है? तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं? तो जेनेटिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या, तो देखिए जो 22 को जोड़ी होती है वो लिंग वो होती है ऑटोसोम की संख्या, लेकिन उसमें से एक जो होता है ना वो लिंग लिंग होता है।
मानव लिंग में गुणसूत्र की संख्या होता है। तो एक वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन में सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो उन्होंने एक मटर के पौधे का चयन किया था, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सभी आते हैं, डी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होता है दोस्तों? तो 3 होता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 123 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका। देखो इसमें से हम ज्यादातर आपको ना केमिस्ट्री का और फिजिक्स का क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, वही पूछा जाता है। बायोलॉजी में ना एथी नहीं बनता है, क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला नहीं बनते हैं, इसलिए नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। और बाकी फिजिक्स में एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक पूछा जाता है, क्या होता है, किसका क्या होता है। केमिस्ट्री में फार्मूला पूछा जाता है, अद्रव्य तद्रव्य, इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों यही सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। एक वीडियो हम आपको दे देते हैं जिसमें आपको पूरा केमिकल फार्मूला रहेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। पूरा केमिकल फार्मूला जितना भी आपका रासायनिक सूत्र है ना केमिस्ट्री का, सारा एक बार रहेगा। मैं उसका 5-10 मिनट का एक वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना महाराज, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप ये वीडियो उम्मीद करते होंगे आप देखे होंगे, ठीक है।